हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम हमारे चैनल के माध्यम से वे स्टूडेंट जो सीटेट पेपर 2 मैथ्स एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो स्टूडेंट कंप्लीट तैयारी करना चाहता है पेपर 2 की, उन सभी स्टूडेंट के लिए हम हमारे चैनल के माध्यम से सीटेट के अभी तक 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन की हम यहाँ पर आपके साथ क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके साथ अभी लगभग 2 से 3 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं और इससे पहले भी हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ वो सभी किसी न किसी पेपर में सीटेट के पेपर 2 में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे स्क्रीन पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दे रहा है कि 10 मोमबत्ती की और जो 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, जिसे मैं एसपी से डिनोट करूंगा। तो हमसे पूछा लाभ और हानि प्रतिशत हमें बताना है। हमसे क्या बोला है कि 10 मोमबत्ती का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 मोमबत्ती के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो, अब यहाँ अगर आप देखोगे 10 मोमबत्ती आपने खरीदी है। पहली चीज तो आप क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया लगाओगे कि आपके पास प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन में या लॉस हो रहा है। 10 मोमबत्ती का कॉस्ट प्राइस मतलब 10 मोमबत्ती का कॉस्ट प्राइस मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि आपने 10 मोमबत्ती 100 रुपए में खरीदी है। 10 मोमबत्ती कितने रुपए में खरीदी है? 100 रुपए में। और यहाँ पर 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये जो प्राइस है वो 100 रुपए, वो 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब आपने 10 मोमबत्ती 100 रुपए में खरीद के और 8 मोमबत्ती को ही 100 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब आपके पास 2 मोमबत्ती फालतू बच गई, एक्स्ट्रा बच गई। तो उनको अब जब बेचोगे तो सीधी सी बात है आपको प्रॉफिट होने वाला है। सीधी सी बात है क्या है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो 10 मोमबत्ती का कॉस्ट प्राइस था वो मान के चला हमने 100 रुपए था, तो अब वो 8 मोमबत्ती के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मतलब आपने उतने रुपए में 8 मोमबत्ती को सेल कर दिया। तो सीधी सी बात है आपके पास 2 मोमबत्ती की जो भी प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ठीक है, और यही वैल्यू एक्स्ट्रा वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इतना सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ोगे, ज़्यादा आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, तो आप यहाँ से देख पाओगे कि हमें जो क्वेश्चन में होना है वो लाभ होना है। लाभ होना है तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो पूरी तरीके, फोर्थ ऑप्शन तो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दोगे आप। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अगर आप मन से भी टिक करते हो, आपके पास टाइम नहीं होता या आप सोल्व नहीं कर पाते हो, तो इस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ही आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि हमें सोल्व कैसे करना है। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट, एक चीज याद रखना, नॉर्मली आपने ये पढ़ा होगा कि अगर लेट सपोज आपके पास 2x = 3y लिखा है, 2x = 3y लिखा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे x, ये y इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा x/y और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 3/2। इसका मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि x और y का जो रेशियो होगा वो 3:2 के इक्वल होगा। या इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, x डिवाइड में इस बार y को ना लाके आप डिवाइड में लेके आओ 3 को। तो 3 को जब डिवाइड में लाओगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा y और यहाँ से 2 इधर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आप इस चीज को या तो इस तरीके से भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये सब बेसिक चीजें होती है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब जो 10 मोमबत्तियों का कॉस्ट प्राइस है, जिसको मैं सीपी लिख रहा हूँ, वो इक्वल है किसके? 8 मोमबत्तियों के सेलिंग प्राइस के इक्वल। मतलब 8 मोमबत्तियों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो अभी जो मैंने बताया आप उसको इस तरीके से लिख लो, तो ये हो जाएगा सीपी। अगर आप इसको एसपी को इधर लाओगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एसपी। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? 8 और यहाँ पर ये 10 इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। आप इसको कैंसिल कर दोगे
अब देखो कैंसिल करके या तो आप रेशियो निकाल लो, तो रेशियो अगर आप निकालोगे तो 4:5 हो जाएगा। 2 से आप कैंसिल कर दोगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना हो गया, 4:5। अब रेशियो आया तो देखो रेशियो क्या होता है कि रेशियो हमें दिया होता है कि यहाँ पर कि अब कोई वैल्यू हमने x मान ली और यहाँ पर हमने मान ली y, सॉरी 5x। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारे पास 4x और सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारे पास 5x। अब यहां से देखो आपने कॉस्ट प्राइस का मतलब इसको 4x रुपए में खरीदा और 5x रुपए में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, जितने में आपने सेल करा उसमें से आपने जितने में आपको कॉस्ट प्राइस थी उसको माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट कितने को हुआ, x का प्रॉफिट हुआ। जो x का प्रॉफिट हुआ वो किस पे हुआ, तो आपने जो कॉस्ट प्राइस लगाई थी, जो अमाउंट आपने लगाया था उस पे ही आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये प्रॉफिट हुआ होगा किस पर, 4x पर। हमसे परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 को कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 25%। तो यहाँ पर जो हमें लाभ होगा वो कितना होगा, 25% लाभ होगा, क्योंकि हम 4x में खरीद कर 5x में बेच रहे हैं। 4x में खरीद कर 5x में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमें x का लाभ हो रहा है, x का प्रॉफिट हो रहा है। और किस पर हो रहा है, 4x पर हो रहा है। और परसेंटेज में हमसे पूछा है तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमसे आंसर में जो वैल्यू पूछी गई है कि इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25% प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर x मानने की भी हमें जरूरत नहीं थी, आपको दिया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 4:5 है। इसका मतलब आपने 4 रुपए में कोई चीज खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, है ना। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। इसका मतलब 4 रुपए में खरीद के आपने कोई चीज 5 रुपए में बेच दी है, तो आपको 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ, 4 रुपए पर हुआ। 1/4 को जब आप परसेंटेज में निकालोगे तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 25% हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। 25% प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया रेशियो अगर आप ना भी निकालो तो भी चलेगा। आपको देखो क्या दिया है, 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य बराबर है 8 मोमबत्तियों के सेलिंग प्राइस के। तो 10 मोमबत्तियों का कॉस्ट प्राइस इक्वल था किसके, 8 मोमबत्तियों के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो आप यहाँ पर लिख लोगे CP, ये SP इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो CP/SP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8/10। इसका मतलब आपने कोई चीज 8 रुपए में खरीदी है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है ये, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, उसके जस्ट सामने होगा 8। मतलब कोई चीज आपने 8 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेच दी है, तो आपको लाभ हुआ होगा। कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर 2 रुपए का लाभ हुआ होगा। किस पर लाभ हुआ 2 रुपए का, क्योंकि आपने 8 रुपए लगाए थे, 8 रुपए आपकी कॉस्ट प्राइस थी, तो 2 रुपए का लाभ हुआ आपको 8 रुपए पर। इसी को परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप देखोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 से 100 को कैंसिल करोगे तो हमें मिल जाएगा 25%। तो आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व करोगे, आंसर हमारे पास 25% आएगा। मैंने आपको रेशियो मेथड से भी बता दिया, मैंने आपको एक्स, अब देखो इसका बेसिक तरीका तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ठीक है। बेसिक तरीके से अगर आप एक्स मान के करोगे तो वहां आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए जो इसका इजीएस्ट वे हो सकता था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ सोल्व करना है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है आंकड़े, कुछ हमें डेटा गिवन है। डेटा क्या दिया, 7 6 7 9 8 8 10 8 के माध्यक। माध्यक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ये क्लास देख रहे हैं तो मैं साथ में इंग्लिश मीडियम में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा। माध्यक का मतलब होता है यहाँ पर मीडियन, और जो बहुलक होता है, बहुलक को हम बोलते हैं मोड। बहुलक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोड। और हमसे पूछा है कि इस जो डेटा हमें दिया है,
जो हमें रिजल्ट दिया है कोई भी चीज़ का, जो हमें आंकड़े दिए उसका माध्यक निकालना है और उसका मोड निकालना है, और इन दोनों का भी आपको माध्य निकालना है। माध्यक का मतलब मीडियन का, और मोड का भी आपको मीन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो मीन वैल्यू होती है वो लगभग क्या होती है, एवरेज होती है। क्या होती है, लगभग एवरेज। अब एवरेज क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास होता है सम ऑफ डेटा, जो भी आपको डेटा दिया होगा वो उसका सम करोगे, और नीचे नंबर ऑफ डेटा, जो भी आपको आंकड़े दिए होंगे, जो भी आपको डेटा दिया होगा उनकी टोटल संख्या, तो ये होता है हमारे पास एवरेज। अब माध्यक हम कैसे निकालते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपके पास 2 से 3 मेथड है, लेकिन जब आपके पास टेबल फॉर्म में दिया जाता है तब आप अलग तरीके से निकालोगे। जब डेटा आपको इस तरीके से नॉर्मल दिया जाता है तब आप अलग तरीके से निकालोगे। तो मीडियन निकालने के लिए जब आपके पास इस क्रम में आपको डेटा दिया जाए, मतलब सिर्फ आपको डेटा दिया जाए, टेबल फॉर्म में ना दिया जाए, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं। और अगर आपको इस तरीके से डेटा दिया जाए तो आपको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को या तो क्या करना है, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या असेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब या तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है डेटा को, या आपको डेटा को घटते क्रम में लिखना है। तो मैं इस डेटा को क्या कर रहा हूँ, बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ। तो आप सबसे पहले छोटा डेटा लिखेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं। मीडियन निकालने की प्रोसेस आप लोग समझना कि हमें किस तरीके से मीडियन निकालना है जब आपको इस तरीके से डेटा दिया हो। तो 6, इसके बाद हमें दिया है 7 2 टाइम्स दिया है, तो आप इसको 7 2 टाइम्स लिख लोगे। इसके बाद 8 कितनी बार दिया है, 3 बार, तो 8 8 8। इसके बाद हमारे पास है 9, जो कि एक बार ही गिवन है, 9 और 10। तो टोटल कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टोटल, 8। तो हमने या तो क्या करा, इस डेटा को या तो बढ़ते क्रम में लिख लिया या घटते क्रम में लिख लो। इसी चीज को मैं घटते क्रम में भी लिख के कर रहा हूं। तो अब अगर इसको घटते क्रम में लिखूंगा तो मैं 10 9, 3 बार आप 8 लिखोगे। इसके बाद 7 7 6। अब मीडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास टोटल 8 डेटा है, तो आपको यहाँ से देखना है कि 3 डेटा आप इधर छोड़ दोगे और 3 डेटा आप इधर छोड़ दोगे। बीच में आपके पास 2 डेटा बचा है। क्या बचा है, 8 और 8। अगर 2 डेटा बचा है तो आप दोनों डेटा को ऐड करोगे, और चूंकि हम 2 डेटा को ऐड कर रहे हैं इसलिए हम डिवाइड भी किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 8 + 8 कितना होगा, 16। 16 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमें मिल जाएगा 8। तो ये हमारे क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। इसी चीज को जब आप घटते क्रम में लिखोगे तो आप देखोगे यहां से हमारे पास 10, मैंने कुछ मिस किया क्या, 10 9 8 7 7 2 4 6 2 8। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 10 9 8 8 8 7 6, 4 डाटा आप इधर छोड़ दो। इसके बाद 10 9 9, कोई डाटा मिस हो रहा है क्या, 10 एक बार है, लिख लिया, ठीक है। 9 हमारे पास एक बार है, वो लिख लिया। 8 कितनी बार है, 3 बार है। इसके बाद 7 हमारे पास 2 बार है। 6 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या करोगे, 3 डाटा को यहाँ से छोड़ दोगे, 3 डाटा को आप यहाँ से छोड़ दोगे, बीच में आपके पास बचेगा 8 और 8। तो यहाँ पर 2 वैल्यू बची है, तो आप दोनों वैल्यू को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से। 8 और 8 ऐड करने के बाद 16 मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से भी जो मीडियन आएगा वो हमारे पास 8 ही आएगा। तो इस तरीके से हमें मीडियन निकालना होता है। अब हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, वो भी किसका, मीडियन और बहुलक का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हमने देखा मीडियन निकालना। अब हम किस तरीके से इस डेटा से हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक क्या होता है इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसके बेसिक को जितने ज़्यादा पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, उसका बेसिक, उसकी शॉर्टकट मेथड, सबको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और लगभग हम सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से
डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हमने देखा मीडियन, मीडियन हमारे पास कितना आया, तो मीडियन की वैल्यू है 8, तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब हम निकालेंगे मोड, जिसे हम बोलते हैं बहुलक। मोड जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। बहुलक नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पर एक चीज, जिसकी बहुलता हो। बहुलता का मतलब जिसकी अधिकता हो। बहुलता का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिसकी अधिकता हो। अब ये जो डेटा हमें दिया है, क्या डेटा है, 7 6 9 8 8 10 और 8, 7 6 एक और 7 है, तो 7 6 मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, टोटल 8 डेटा है। अब इसमें देखो कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आप देखोगे यहाँ पर 7 2 टाइम्स आया है, 6 ओनली 1 टाइम्स आया है, 9 ओनली 1 टाइम्स आया है, 8 जो है वो कि 3 टाइम्स आया है, और 10 1 टाइम्स आया है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 8 जो है कि वो सबसे ज़्यादा इस बार इस डेटा में दिया है। तो इस डेटा का जो बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। तो हमने देखा कि मीडियन हमारे पास 8 आ गया, बहुलक हमारे पास 8 आ गया। अब हमें इसका मीन निकालना है, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया उसके अकॉर्डिंग। तो मीन क्या होता है, तो जितने भी डेटा आपके पास है, एक डेटा आपके पास मीडियन का है, दूसरा डेटा आपके पास किसका है, मोड का है, और अगर आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो जितने डाटा है उनकी संख्या से हम डिवाइड करते हैं। तो 8 + 8 हो जाएगा 16, 16 को डिवाइड करोगे 2 से, तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 8। तो इसका जो मार्क दिया जाएगा वो कि जो कि 8 होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे तापमान डिग्री सेल्सियस में एक डेटा सेट दिया गया है, -6 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से 8 डिग्री सेल्सियस तक दिया है। डेटा का हमें परिसर निकालना है। तो देखो परिसर क्या होता है, ये भी स्टैटिक्स का एक पार्ट है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, तो रेंज को समझने के लिए मैं एक हल्का सा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूँ। लेट सपोज आपके पास एक डेटा है 1 2 3 4 एंड 5, आपसे पूछी जाए इसकी रेंज बताइए। तो इस डेटा में आप देखोगे जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, सबसे हाईएस्ट नंबर, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर हमारे पास 5 है। दूसरा आप देखोगे सबसे लोएस्ट नंबर, तो सबसे लोएस्ट नंबर हमारे पास 1 है। सबसे हाईएस्ट नंबर में से आप सबसे लोएस्ट नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। अब इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाओगे, तो जो हमें डिग्री में जो तापमान दिया है, वो देखो हमें सबसे हाईएस्ट तापमान हमें क्या दिया, 8। ठीक है, सबसे हाईएस्ट क्या है, 8 है। सबसे लोएस्ट अगर देखोगे तो सबसे जो लोएस्ट है वो हमारे पास -8 है, ये सबसे लोएस्ट है। आपको पता होगा नेगेटिव में, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो रियल में बड़ा होता है, और जो नंबर बड़ा होता है वो रियल में छोटा होता है। अगर -6 -8 की बात करें, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो -6 और उससे छोटा -8 है, क्योंकि माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर हमारे पास क्या है, -8। अब आप इसके बीच का डिफरेंस निकाल लोगे, तो 8 माइनस कर दोगे आप -8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16। और यही इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारे पास रेंज होता है। तो इस क्वेश्चन में जो रेंज हो जाएगी वो हमारे पास 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 4 सेंटीमीटर है, PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, और QR बराबर 3 सेंटीमीटर है। और हमसे बोला इनमें से कौन सा सत्य है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है। हमने एक त्रिभुज ले लिया, और त्रिभुज में हमसे क्या बोला है कि त्रिभुज जो है वो PQR है। तो इसको हम बोल लेते हैं P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R।
यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल P कहलाता है, यहाँ पर जो एंगल होता है वो एंगल Q, और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम एंगल R कहते हैं। क्या बोला, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। PR बराबर 6 सेंटीमीटर, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। और QR की वैल्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। आपको ट्राइंगल का ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि अगर जो साइड सबसे बड़ी है इसका मतलब उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, या इसका अपोजिट कह सकते हो, अगर कोई एंगल सबसे त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, जिस त्रिभुज में जो एंगल सबसे बड़ा होगा जस्ट उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, और जो एंगल सबसे छोटा होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड भी छोटी होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस ट्रायंगल PQR में 3 अलग अलग डिफरेंट साइड्स की साइड दे रखी है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है। अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर है इसका मतलब इसके जस्ट सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, इसका मतलब सॉरी इसका सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा, इसका मतलब जो एंगल Q होगा वो सबसे बड़ा होगा। इसके बाद कौन सा एंगल होगा, तो इसमें हम देखेंगे कौन सी साइड जस्ट इसके बाद बड़ी है। तो सेकंड हाईएस्ट साइड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो इसके सामने जो एंगल है वो हमारे पास एंगल R है, इसका मतलब ये उससे छोटा होगा, इसका मतलब सबसे बड़ा Q होगा, और इसके बाद फिर हमारे पास एंगल R होगा। और सबसे छोटी साइड 3 सेंटीमीटर है, तो उसके सामने वाली साइड भी, उसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा, इसका मतलब सबसे छोटा जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा P। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ा एंगल हमारे पास Q है, उसके बाद R है, और सबसे छोटा एंगल P है। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो देखो इसी के अकॉर्डिंग हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एंगल R जो है कि वो एंगल Q से बड़ा है, तो यहाँ पर देखोगे एंगल जो R है वो Q से बड़ा है, नहीं है, क्योंकि Q बड़ा है R छोटा है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एंगल Q बड़ा है R से, तो यहाँ पर देखो एंगल जो Q है वो R से बड़ा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बराबर तो हो ही नहीं सकता, बराबर कब होता है, जब कोई दो साइड बराबर होती है तो उन दोनों साइड के सामने वाली साइड एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये साइड ही इक्वल नहीं है तो तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे। P बड़ा है R से, तो P देखोगे आप तो P छोटा है R से, क्योंकि P के सामने वाली साइड 3 सेंटीमीटर है, R के सामने वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल बड़ा होगा और 3 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल छोटा होगा, इसका मतलब ये वाली बात भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या n को दुगना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। कोई एक संख्या n है हमारे पास, लेट सपोज मेरे पास कोई संख्या n है, उसको अगर दुगना कर रहे हो, ठीक है, तो दुगना कर दोगे तो ये हो जाएगा 2n। दुगना करके उसमें y को जोड़ा जाता है, y को जोड़ दिया हमने तो प्लस हमने y कर लिया। इस परिणाम को, तो यहाँ से जो हमें परिणाम मिला वो क्या मिला, 2n प्लस वाई। क्या बोला, इस परिणाम को 2 से भाग करके, तो पूरे जो परिणाम हमें मिला इसको हमने क्या करा, 2 से भाग कर दिया। फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, तो जो हमारे पास वास्तविक संख्या n हमने स्टार्टिंग में ली थी उसी को हमने घटा दिया। अंतिम परिणाम हमसे पूछा है क्या होगा, तो इसको सोल्व कर लोगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास अंतिम परिणाम होगा। तो अब हम देखो n के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1। इन दोनों का एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम आएगा 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 का 2n प्लस y से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 2n प्लस y आएगा। माइनस 1 का डिवाइड करोगे 2 से 2 टाइम जाएगा, 2 का n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2n। यहाँ हम देखेंगे तो प्लस का 2n और माइनस का 2n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा y, डिवाइड में बचेगा हमारे पास 2। तो इसका जो अंतिम परिणाम हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो y/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर है, एक भी क्वेश्चन इससे आउट मतलब बाहर का नहीं है सीटेट के अलावा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या
एक हमें 4 अंकों वाली संख्या दी है 51/3, 51/3 9 से विभाज्य है तो निम्न है। हमसे पूछा है ये कोई एक संख्या 51/3 ये डिविजिबल है 9 से, डिविजिबल 9 से है तो हमसे y का मान पूछा है। अब एक चीज याद रखना, डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई है नंबर सिस्टम में कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर जितने भी डिजिट है, जो भी हमारे पास नंबर में जितने भी डिजिट है उसका सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। वो पूरा सम अगर जब आप इसका करोगे तो इसका सम करोगे डिजिट का तो 5 + 1 + y + 3, अगर ये नंबर का जो सम आया, ये डिजिट का जो सम आया, अगर ये पूरा नंबर ये पूरे डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका सम करेंगे तो 5 + 1 6, 6 + 3 तो ये हो जाएगा 9, 9 + y / 9। अब मुझे बताओ y के प्लेस पर आप क्या ले सकते हो। अब यहाँ पर एक डिजिट का नंबर आएगा, आपको ये भी पता होगा, और एक डिजिट के नंबर टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 9 ही होते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9। ये y के प्लेस पर कोई एक 1 डिजिट नंबर होगा, 1 डिजिट होगा, 1 डिजिट हमारे पास 0 से 9 हो सकता है। अब यहाँ पर y के प्लेस पर आपको एक ऐसा नंबर लेना है कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, और 9 से डिविजिबल होने के लिए इन दोनों के सम को 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा। मतलब 9 में वो वैल्यू आपको ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट स्टेप मिली वो क्या है, 9 + y, और 9 + y डिवाइड होगा 9 से, तब जाके ही ये नंबर 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो y के प्लेस पर क्या हो सकता है मुझे बताओ। अगर मैं y के प्लेस पर 0 लूंगा तो y के प्लेस पर अगर हम 0 लेंगे तो ये 9 + 0 हो जाएगा, और 9 + 0 डिवाइड बाय 9, तो 9 + 0 इट मीन्स 9, और 9 डिविजिबल है बाय 9 से, तो आप बोलोगे सर ये तो डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब y की वैल्यू या तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ देखो ऑप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन दिए हैं, है ना, ये 2 नंबर दिए हैं, तो 0 के केस में तो आप देखो ये तो नहीं आएगा क्योंकि एक वैल्यू तो 0 हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड ये तो आप एलिमिनेट कर दोगे। अब या तो 0 या 3 होगा, या 0 या 9 होगा। अब y के प्लेस पर अगर हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं सपोज, तो ये हो जाएगा 9 + 3, और 9 + 3 हमें मिलेगा 12। 12 क्या 9 से कंप्लीट डिवाइड है, तो आप बोलोगे सर नहीं है, तो इसका मतलब y के प्लेस पर 3 तो नहीं आएगा, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ कि 9 + y के प्लेस पर अगर मैं 9 लूंगा तो ये हो जाएगा 18, और जो 18 होगा वो 9 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो यहाँ y की वैल्यू या तो 3 होगी या 9 होगी, और इसके अलावा आप इन सब वैल्यू को पुट करके देखना, यहाँ पर वो कभी भी 9 से डिवाइड नहीं होगा उनके डिजिट का सम। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 बेलनों, कोई 2 सिलेंडर है जिनका जो बेस है उनकी रेडियस का जो रेशियो दिया है हमें 2:3 दिया है, और उनकी जो हाइट है उसका जो रेशियो दिया है 5:3 दिया है, और उनके आयतन का हमसे, उनके वॉल्यूम का हमसे रेशियो पूछा है। देखो कोई 2 बेलन, कोई 2 सिलेंडर है, तो हम 2 सिलेंडर बना लेते हैं। यहाँ पर लेट सपोज एक सिलेंडर हमारे पास ये है, और दूसरा सिलेंडर हमारे पास ये है। ये होता है इसका बेस, नीचे जो आपको सर्कल फॉर्म में दिख रहा है ये उसका बेस होता है। हमसे क्या बोला, इनकी आधारों की त्रिज्याओं में, जो आधार होता है उनकी त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है। इसका मतलब अगर इसका जो त्रिज्या है वो 2 रेशियो अनुपात दिया तो आप 2x मान लो, लेकिन हमें x भी नहीं मानना पड़ेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ इसलिए मैं इसको थोड़ा सा x मान के सोल्व करा रहा हूँ। और इसकी जो त्रिज्या है वो 3x मान ली हमने। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला, इनके आधारों की जो त्रिज्याएं थी उनमें 2:3 का अनुपात है। इसका मतलब इसके त्रिज्या 2x है तो इसकी त्रिज्या 3x है, और इनकी त्रिज्या, तो मैंने पहले की त्रिज्या इसको r1 मान लिया और इसके तो मैंने r2 मान लिया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो r1 हमने लिया है 2x और r2 हमने लिया है 3x।
इनका अनुपात भी अगर हम देखेंगे R1:R2 तो ये होता है 2x डिवाइड बाय 3x। x से x कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमें 2/3 मिलेगा। इसका मतलब इनका अनुपात 2:3 है। अब क्या बोला, इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। तो ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये हाइट कहलाती है। इसकी हाइट आप मान लो 5y, क्योंकि ये भी अनुपात में दिया है, और इसकी हाइट को आप मान लो 3y। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 3y। हमसे पूछा उनके आयतन में क्या अनुपात होगा, तो इसकी हाइट को आप h1 ले लोगे पहले वाले बेलन की, और इसकी हाइट को आप h2 ले लोगे। तो हमारे पास यहाँ h1 की वैल्यू हमने मानी है 5y और h2 की वैल्यू हमने मानी है 3y। अब हमसे पूछा उनके जो वॉल्यूम होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो ये बेलन C1 है, सिलेंडर C1, और ये है सिलेंडर C2। इनका वॉल्यूम, तो सिलेंडर C1 का वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको पता होगा बेलन का जो आयतन होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ C1। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ C1 तो पाई R1² और H1, ये फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और इसका जो रेशियो पूछा है हमसे किससे, बेलन 2 के वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम ऑफ C2। तो सेकंड वाले बेलन का भी जो आयतन होगा वो भी क्या होगा, पाई। अब इसकी रेडियस R2 है तो ये हो जाएगा R2² और ये हो जाएगा H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 देखो कितना है हमारे पास, 2x है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2x का स्क्वायर इंटू में h1 कितना हमारे पास 5y। अब R2 का स्क्वायर, तो R2 हमारे पास है 3, तो ये होगा 3x का स्क्वायर इंटू में h2 हमारे पास कितना है 3y है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y। 2x का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो ये होगा 4x² इंटू में 5y, और डिवाइड में जाएगा 9x² इंटू में 3y। x² से x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास बचेगा 4 और 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। 9 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो हो जाएगा 20:27। हमसे यही पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अब देखो हमें ये R नहीं मानना है, सीधा आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से सोल्व करोगे। तो देखो ये क्या दिया है, R1 दिया है, ये दिया है हमें R2, ये दिया हमें H1 और ये दिया हमें H2। तो फॉर्मूला होता है पाई R1² H1 और दूसरा हो जाता है पाई R2² H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई भी नहीं लिखना, आपको R1 का स्क्वायर करना और H1 करना है। R1 है आपके पास 2 का स्क्वायर 4 इंटू में H1 आपके पास कितना है 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। डिवाइड में R2 का स्क्वायर, R2 हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर करोगे 9 इंटू में H2 हमारे पास 3 है। सोल्व करोगे 4 5 जा 20, 9 3 जा 27। यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा 20:27। तो आपको एक्स वेक्स कुछ नहीं मानना, सीधा आप इसको ऐसे ही सोल्व कर लोगे बिना एक्स माने ही। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, m का मान ज्ञात कीजिए जबकि 2/9³ इंटू 4/81⁻6 इज इक्वल टू 2/9⁻2m-1। तो एक चीज आप याद रखना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर बेस को इक्वल बनाना होता है। अगर आपके पास, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास x⁻m इज इक्वल टू x⁻n है। अगर ये बेस इक्वल है, तो यहाँ पर अगर बेस इक्वल है तो इस कंडीशन में पावर भी हमारे पास इक्वल हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, बेस को इक्वल बनाओगे। बेस को इक्वल बनाओगे तो देखो यहाँ 2/9⁻³ दिया, तो आप तो इसको एज इट इज लिखा रहने दोगे। अब यहाँ पर 4/81 दिया, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 2/9, इसकी होल पावर है 3 इंटू में 2 को हम लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और इसका जो होल स्क्वायर है वो -6 चल रहा है हमारे पास,
और यहाँ पर चल रहा है 2/9 की होल पावर 2m-1। अब देखो 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं पहले 2/9 की होल पावर 3 इंटू, अब देखो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर a की पावर m डिवाइड में अगर b की पावर m है तो हम इसको लिख लेते हैं a/b की पावर m। तो यहाँ 2 की भी पावर 2 है, 9 की भी पावर 2 है, तो आप इसको लिख लोगे 2/9 की पावर 2 और इसकी होल पावर हमारे पास चल रही है -6 और राइट हैंड साइड में चल रहा है 2/9 की होल पावर 2m-1। अब यहाँ देखो, अब एक फॉर्मूला और आपको याद होना चाहिए, अगर x टू दी पावर m है और पूरे की पावर n है तो ये हो जाता है x टू दी पावर m इंटू n, पावर इंटू हो जाती है। अब यहाँ देखो 2/9 की पावर 2 है और उसकी होल पावर -6 है, तो यहाँ पावर का इंटू हो जाएगा, तो 2/9 की होल पावर 3 इंटू में ये 2/9, इसकी पावर देखो 2 है और पूरे की पावर -6 है, तो मैंने अभी बताया पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 और हमारे पास यहाँ पर चल रहा है 2/9 की होल पावर 2m-1। एक फॉर्मूला आप लोग और याद रखना, अगर आपके पास बेस इक्वल है और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करना x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n अगर हमें करना है, अगर दोनों के बेस इक्वल हैं और हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 2/9 की पावर 3 है और यहाँ 2/9 की पावर -12 है, तो अगर दोनों के बेस देखें तो 2/9 है तो हम क्या लिखेंगे, सेम बेस पर जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। इसका मतलब 3 प्लस और -12 करोगे और यहाँ पर हमारे पास चल रहा है 2/9 की होल पावर 2m-1। 3 प्लस -12, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 -12 और 3 ये किसकी पावर में चल रहा है, 2/9 की पावर में। और यहाँ भी आपके पास चल रहा है 2/9 की पावर में 2m-1। अब 3 -12, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, 2/9 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3 -12, तो 3 -12 होगा हमारे पास -9 और यहाँ पर राइट हैंड साइड में चल रहा है 2/9 की होल पावर 2m-1। अभी मैंने आपको बताया था अगर x टू दी पावर m इक्वल हो x टू दी पावर n के और अगर ये दोनों के जो बेस हैं वो इक्वल हैं तो हमने क्या बताया था कि m और n जो पावर होती है वो भी इक्वल हो जाती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 2/9 की पावर हमारे पास चल रहा है -9 जो इक्वल है किसके, 2/9 रेज़ टू दी पावर 2m-1 के, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पावर हो जाएगी वो भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे तो जो -9 हो जाएगा वो 2m-1 के इक्वल हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो -9 + 1 = 2m, -9 + 1 होता है -8 = 2m। m की अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो -8/2 = m और m की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4 और m की वैल्यू ही हमसे पूछी थी क्वेश्चन में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी प्रोसेस पर इसी कॉन्सेप्ट पर है जो अभी मैंने कराया है। 5/7 रेज़ टू दी पावर 4 होल पावर 4, यहाँ 5/7 की होल पावर -3 है। देखो दोनों के बेस सेम है तो हमने पढ़ा है x टू दी पावर m x टू दी पावर m, तो इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है x टू दी पावर m + n। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5/7 की पावर m + n मतलब 4 - 3 और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में चल रहा है 5/7 की होल पावर 5x - 2। दोनों के बेस समान है तो पावर इक्वल हो जाएगी, ठीक है, दोनों के बेस समान है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 और ये किसका इक्वल हो जाएगा 5x - 2 के, -2 इधर आएगा तो 1 + 2 और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5x, तो 5x = हो जाएगा 3,
x की वैल्यू हमसे पूछी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।